हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डिडक्टिक्स लर्नशाला। आज हम फन के साथ लर्न करेंगे सीबीएसई 10th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर के ऊपर। फर्स्ट चैप्टर में हम सभी को पता है जी.एल. फुएंतेस जो मैक्सिकन राइटर है, उन्हीं की रचित जो एक स्टोरी है अ लेटर टू गॉड, उसको लेकर जो है फर्स्ट चैप्टर को सजाया गया है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे, फन के साथ लर्न करेंगे। तो बने रहिए डिडक्टिक्स लर्नशाला के साथ। तो इससे पहले हम कहानी की तरफ आगे बढ़े, हम जानेंगे थोड़ा इन राइटर के बारे में। तो मैक्सिकन राइटर के बारे में जानने से हमें जो है कहानी के अंदर क्यों और कैसे इसको समझने में आसानी होगी कि राइटर ने ऐसा क्यों लिखा, या उनके लेखनी का स्टैंडर्ड जो है, लेखनी का जो लेवल है, वो हम समझने के अंदर बहुत आसानी होती है। तो मैक्सिकन राइटर जो है बहुत ही कम उम्र में उन्होंने जो है लिखना शुरू किया था, क्योंकि वो जब मोटा मोटा 15 ईयर का हुए थे तभी जो है उनका उससे पहले ही जो है तकरीबन उस वक्त जो है एक रेवोल्यूशन, जो मैक्सिकन रेवोल्यूशन था, वो उन्होंने देखा और उससे प्रभावित होकर जो है उन्होंने लिखना शुरू किया। एक ये, दूसरी चीज़ है उनके हर लेखनी के अंदर हमें जो है बहुत ही लेबरर क्लास, फार्मर्स, उनकी लाइफ की जो एकदम इंटीमेट डिटेल्स है, उनके लाइफ के जो फेजेस है, वो हम बहुत अच्छी तरह से देख पाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनके फादर के जनरल स्टोर के अंदर बचपन में वो बहुत बैठते थे और जो है उनको मौका लगा था इंडियन लेबरर क्लास एंड जो फार्मर्स थे, बहुत कॉमन पीपल जो थे, जो बहुत ही मतलब बिलो स्टैंडर्ड जो लोग थे, जो इकोनॉमिकली थोड़ा पिछड़े वर्ग के थे, वैसे लोगों को जो है उनको जानने का, उनके डेली लाइफ का, उनके फेजेस का जो भी कुछ था, जो वो फेस करते थे डेली लाइफ में, बहुत ही इंटीमेटली जानने का मौका उनको लगा था। तो इसीलिए उनके हर लेखनी के अंदर हमें वो झलक दिख जाती है, बहुत इंटीमेट डिटेल्स वो अपनी लेखनी में दे देते हैं। तो यही है उनके लेखनी का स्टाइल, और इंटीमेसी क्यों है वो हम बता चुके हैं। अब जानते हैं उनका पूरा नाम। वो तो है मैक्सिकन राइटर, उनका पूरा नाम है जॉर्ज लोपेज फुएंतेस। तो यही है उनके बारे में हम इतना जानकारी लेंगे। बहुत सारे जो है लेखनी उनके, वो एक तरीके से नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट कम राइटर सब कुछ थे, कम पोएट भी थे। पहले तो पोइट्री में ट्राई भी किया था, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा उनके रेवोल्यूशनरी राइटिंग को लेकर जो है उनको फाइनली सक्सेस मिल पाया। तो यही थे जी.एल. फुएंतेस। तो उनके बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। अभी बढ़ेंगे कहानी की तरफ। तो कहानी में सबसे पहले हम बताएंगे, यहाँ पे जो है एक प्रोटैगोनिस्ट है। तो वो प्रोटैगोनिस्ट कौन है? प्रोटैगोनिस्ट वो होता है जिसको केंद्रित करके, मतलब जिसको सेंट्रीफाई करके एक कहानी आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे जो प्रोटैगोनिस्ट है वो है एक गरीब फार्मर, पुअर फार्मर, जिसका नाम है लेंचो। तो हमें याद क्या रखना है? पहले ही याद रखना है एक गरीब फार्मर, बहुत ही मतलब आम एक फार्मर, बहुत ही गरीब एक फार्मर जिसका नाम था लेंचो, वो है इस कहानी का प्रोटैगोनिस्ट। उसी को सेंट्रीफाई करके, उसी के बिलीफ को जो है सेंट्रीफाई करके पूरी की पूरी कहानी आगे बढ़ती है। तो हु वाज लेंचो? लेंचो वाज अ पुअर फार्मर। ओके, तो हम कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे। कैसे लेंचो था, कैसे वो आगे बढ़ा अपनी लाइफ में, और कैसे कहानी के अंदर उसकी पूरी कहानी जो है उसको केंद्रित करके, उसको सेंट्रीफाई करके कैसे आगे बढ़ती है, वो हम जानेंगे। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill। तो पहले कहाँ पे जो है लेंचो रह रहा है, कहानी में सबसे पहले उसका जो है विवरण दिया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है। कैसे? द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी वादी में, पूरी वैली के ऊपर जो है एक ही इकलौती हाउस जो दिख रहा है। कहाँ पे है? सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो एक छोटी सी हिल है, जो थोड़ी तकरीबन नीची हिल है, जो पर्वत है, सब बड़े बड़े पर्वतों में से सबसे जो छोटे वाले हैं, उस हिल के जो क्रेस्ट है, सबसे ऊपर वाला जो टॉप है, क्रेस्ट यानी सबसे हिल का जो ऊपर का टॉप होता है, तट होता है, वो होता है क्रेस्ट। तो उस क्रेस्ट के ऊपर जो वैली है, जो वैली बन चुका है जहाँ पे वो है, वो
ओनली वन घर किसका है? वो है इस फार्मर लेंचो का। गरीब फार्मर लेंचो जो है इस कहानी का प्रोटैगोनिस्ट। तो कैसे बताया गया है? तो लो हिल के ऊपर जो क्रेस्ट है, उसके ऊपर जो वैली है, जो घाटी है, उसके ऊपर वन एंड ओनली हाउस दिख रहा है। अब वो हाउस किसका है वो हम जानेंगे। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। तो उस हाउस से, उस जो घाटी के ऊपर जो एकलौता घर बना हुआ है, वहां से क्या नज़ारा दिखता है, उसके इंटीमेट डिटेल्स कैसे दिया है? तो उसको दिया है ऐसे, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। यहाँ पे कॉर्न है फसल, जो क्रॉप उन्होंने उगाया है, बोया है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो उस हाइट से एक साइड में दिख रहा है रिवर, बहती हुई नदी, और दूसरे साइड में क्या दिख रहा है? द फील्ड, वो खेती, जहाँ के वो खेत जहाँ जो है इन्होंने बोया है अपने फसल को, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए, ऑलमोस्ट पके हुए जो फसल है उसका नज़ारा दिख रहा है। कैसे? उसके अंदर जो डॉटेड विथ फ्लावर्स, जो पूरे ग्रीन और मतलब ऑलमोस्ट राइप जो फसल है, ऑलमोस्ट पके हुए जो फसल है, उसके अंदर जो फ्लावर्स के डॉट्स दिख रहे हैं, वो सिर्फ डॉट्स नहीं है, वो फ्लावर्स नहीं है, वो दूर से ऐसे दिख रहे हैं, वो प्रॉमिस है नेक्स्ट के लिए। क्योंकि कुछ ही दिनों में वो फ्लावर, वो जो इतने ब्लॉसम किया हुआ है, वो जो इतने फ्लावर्स डॉटेड है, वो आगे जाके कितने अच्छे फसल उगाएंगे, कितने अच्छे फसल देने वाले हैं, उसकी जो है प्रॉमिस है, उसकी जो है प्रतिच्छाया है, उसकी छवि को दर्शाया गया है ऐसे। तो वहाँ से जो दिख रहा है, एक साइड में नदी और एक साइड में जो है पके हुए, अध पके हुए, ऑलमोस्ट पके हुए फसल के ऊपर फ्लावर्स के डॉटेड, यानी फ्लावर्स उसमें आ गए हैं, उसमें जो डॉटेड दिख रहे हैं फ्लावर्स, वो जैसा ऐसा लग रहा है अगले दिन के प्रॉमिस को दर्शाया गया है। तो अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी खेती का जो है प्रॉमिस है कि आपने सही चीज़ सही तरीके से उगाया है, अभी जो फसल जो है ना, वो एकदम अच्छे फसल उसको देने वाले हैं या आपको मिलने वाली है। ठीक है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। अब इतने सारे चीज़ों में से इस वक्त जो ज़रूरी है, क्योंकि पके, ऑलमोस्ट पक गए हैं फसल, इस वक्त इसको सही तरीके से एकदम पककर हाथ में लेने का और बहुत सही तरीके से इसको उठाने के लिए और सही रिजल्ट पाने के लिए हमें इस वक्त इस फसल को, इस खेती को क्या चाहिए? डाउनपोर, मतलब पानी का, थोड़ा सा पानी का बहाव चाहिए इसको, एक शॉर चाहिए, एटलीस्ट अ शॉर, एक बरसात चाहिए, जो बरसात जो है इसके प्रॉमिसिंग फसल को सही तरीके से रंग लाने में मदद करेगी। थ्रूआउट द मॉर्निंग लेंचो who knew his fields intimately, तो पूरे सुबह से लेकर अभी शाम होने वाली है पूरी सुबह तक लेंचो कौन था? दैट प्रोटैगोनिस्ट, दैट पुअर फार्मर। तो वो लेंचो जो है पूरे दिन भर, मतलब सुबह से लेकर अभी तक क्या कर रहे हैं? जो अपने खेत को बहुत इंटीमेटली, एकदम जो फार्मर्स होते हैं वो अपने खेत को ना अपने संतान के तरीके से जो है पालन करते हैं। तो यहाँ पे लेंचो भी उनसे जो है अलग नहीं है। लेंचो जो है अपने खेत को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बहुत इंटीमेटली जानते हैं। तो इसीलिए जो है थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे सुबह से लेकर पूरे दिन भर उन्होंने एक ही काम किया है। बार बार वो अपने खेत को एक बार देख रहे हैं और क्या नजर कर रहे हैं? देख रहे हैं had done nothing else, कुछ भी और नहीं किया, बट क्या किया? बट see the sky towards the north east, उत्तर पूर्वी दिशा के ऊपर बार बार आसमान को देख रहे हैं, उत्तर पूर्वी दिशा के आसमान को बार बार नोटिस कर रहे हैं। तो लेंचो सुबह से सिर्फ एक ही काम किया,
बार बार अपने खेत में घूमकर नॉर्थ ईस्ट की तरफ आसमान को बार बार नोटिस कर रहे हैं। तो क्यों नोटिस कर रहे हैं हम जानेंगे। तो नोटिस किस लिए कर रहे थे क्यों कर रहे थे। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वीमेन। अब देखते हैं हम किसी से जाके बात कर रहे हैं। कौन। लेंचो। तो किससे बात कर रहे हैं। हम बोलते हैं ना जैसे बुजुर्ग जो लोग बोलते हैं, वो अपने पत्नी से जाके बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं। किसी औरत को जाके औरत से जाके बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं सुनिए जी, मेरे ख्याल से इस बारी हमें कुछ बरसात के पानी का मिलने के आसार दिख रहे हैं। कैसे बोल रहे हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वीमेन। अजी सुनते हो, लगता है इस बारी हमें सच में बरसात के पानी का कुछ मिलने के आसार दिख रहे हैं, शायद मिलने वाले हैं। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." तो वो विमेन, इनकी जो पत्नी, वो सपर यानी जो, क्योंकि ये सुबह से लेकर शाम तक जो है काम कर रहे थे, अभी जो है रात का खाना ये लोग बना रहे थे, मतलब वो औरत बना रही थी। उस दौरान लेंचो ने जाके अपनी पत्नी से ऐसे बरसात के बारे में, उसके आसार के बारे में कहा। तो उन्होंने क्या कहा, बहुत ही उनके अंदर इतनी आशा और इतनी विश्वास, किसके ऊपर, अपने ईश्वर के ऊपर, भगवान के ऊपर। उन्होंने क्या कहा, यस, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा, ईश्वर की इच्छा, क्योंकि वो बिलीव करती है उनके इच्छा के अलावा कुछ और कहीं हो ही नहीं सकता। तो उन्होंने कहा यस, गॉड विलिंग, अब भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड। अभी देखिए उनके फैमिली का भी जो है बताया जा रहा है। कैसे। ओल्डर बॉयज क्या कर रहे थे, परिवार के जो बाकी बड़े बच्चे हैं वो क्या कर रहे थे, दे वेर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेत में काम कर रहे थे। While the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. तो बड़े तो जो है खेत में काम कर रहे थे, उनको जो है होश आ गया है, काम करना है। एक बहुत ही मामूली फार्मर की फैमिली के अंदर यही होता है, वो काम के अंदर सब लग जाते हैं थोड़ी से बड़े होने पर ही। तो यहाँ के बड़े बच्चे भी जो है काम पे लगे हैं खेत पे, लेकिन जो छोटे हैं वो खेल रहे हैं इधर उधर और जस्ट वेट कर रहे हैं कि कब जो है खाना बने और उनके लिए एक कॉल आए, आप सब आ जाओ, डिनर तैयार है, खाना तैयार है। ये जब मम्मी बोलेंगी तब सब आ जाएंगे। सब जो है इसका वेट कर रहे हैं और इधर बड़े काम कर रहे हैं और इधर छोटे खेल रहे हैं। It was during the meal that just as Lencho had predicted, बस इनका खाना वो तैयार कर ही रही थी, वो लोग वेट कर रहे थे कि जो है कब कॉल आए, क्योंकि इनका खाना ऑलमोस्ट बन गया था। तो जाहिर सी बात है खाना बन गया, इन्होंने बुलाया और ये खाने के लिए बस बैठे ही थे। उस वक्त ठीक जैसा लेंचो ने कहा, ही वॉज एक्सपीरियंस्ड इनफ बारिश के बारे में, कि उन्होंने कहा कि हमें इस बार अच्छी बारिश मिलने वाली है। जो आसार उन्होंने नॉर्थ ईस्ट आसमान में देखा था वो कहीं ना कहीं सच साबित हुआ। कैसे, जब वो खाना खा ही रहे थे उसी वक्त ठीक जैसा लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, जैसे उन्होंने कहा था उसी हिसाब से बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। बारिश के बड़े बड़े ड्रॉप्स जो है गिरना स्टार्ट हुए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। तो वही नॉर्थ ईस्ट आसमान में अभी क्या दिख रहे हैं, बड़े बड़े क्लाउड्स, पर्वत की तरह बड़े बड़े क्लाउड्स दिख रहे हैं जमा होते हुए। कुड
बी सीन अप्रोचिंग। अभी जो है दिख रहे हैं सब बड़े बड़े क्लाउड जैसे एक इकट्ठे हो रहे हैं, बड़े बड़े और भी बड़े बड़े ह्यूज क्लाउड्स जो है इकट्ठे हो रहे हैं। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। अभी बारिश के अंदर या बारिश के पहले बूंदे जो फील देती है, यहाँ पे जो है लेखक ने उसको भी मिस बिल्कुल नहीं किया। तो उसका सही डिस्क्रिप्शन जो है बहुत अलग तरीके से उन्होंने दिया। कैसे? जब पहली बारिश आई, इतने वेट करने के बाद जो बारिश आई, वो बारिश फ्रेश एयर लाई, एकदम ताज़ी ताज़ी हवा, और साथ में जो है एक स्वीटनेस है उसके अंदर। गीली मिट्टी की जो खुशबू आती है, उसमें जो स्वीटनेस होती है, उसको यहाँ पे लेखक ने दर्शाया। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. अब इतने वेट करने के बाद की बारिश, और उनके लिए तो एक मतलब बहुत ही सुनहरी चीज़ जिसके लिए वो वेट कर रहे थे, क्योंकि वो जानते हैं उनके सपनों की खेती के लिए, उनके फसलों के लिए ये बारिश कितनी इम्पोर्टेंट है, इसके लिए तो वो वेट कर रहे थे। अभी द मैन वेंट आउट, वो निकल गए। किस लिए निकले? सिर्फ और सिर्फ इस बारिश को अपने शरीर के ऊपर गिरते हुए उसके बूंदों को महसूस करने के लिए वो निकले। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, these aren't the big drops, these aren't raindrops falling from the sky। तो वो जब बरसात का मज़ा लेने के लिए, ड्रॉप्स को अपने शरीर में फील करने के लिए बाहर निकले थे, एक बारी बाहर गए और जब फिर वापस आए तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कैसे उसको एक्सप्रेस किया? तो उन्होंने कहा ये जो ड्रॉप्स है, ये जो बरसात के छींटे हैं, ये सब सिर्फ बरसात के छींटे नहीं हैं, बारिश के बूंदे नहीं हैं, ये क्या है? तो these aren't raindrops falling from the sky, ये आसमान से गिरी हुई raindrops, only बरसात की बूंदे नहीं है। They are new coins, ये ना नए सिक्के जैसे है। The big drops are 10 cent pieces and little ones are 5s। तो हर फार्मर जब भी वो खेती करता है, उसके बाद वो यही सोचता है फसल उगेंगे, सही से उगेंगे, और वो उससे जो है पूरे साल भर का उसका खर्चा वो उठाएगा वहाँ से। तो खेती जितनी अच्छी होगी, जितनी अच्छी फसल होगी, उसका सही से दाम मिलेगा और वो उसके साल भर का खर्चा निकालेगा। तो इनके लिए भी जो है ये कुछ अलग नहीं था, इट वॉज नथिंग एक्सेप्शनल। तो ये भी वही सोच रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, ये बड़े बड़े बूंदे जो है ना वो 10 सेंट के पीसेस जैसे हैं। तो सेंट होता है जो मैक्सिकन रुपीज़ है उसका, जो उसको सेंट कहा जाता है। जैसे हमारे में अगर मान के चलो 10 रुपये का होता है, 5 रुपये का होता है, उनके अंदर जो है जैसे 10 सेंट बोला जाता है। 10 बड़े वाले जो है वो 10 सेंट के हैं और छोटे वाले जो है वो 5 सेंट के हैं, ऐसा उनको लगा। उनके एक्सप्रेशन से यही उन्होंने ये एक्सप्रेस किया, बहुत एक्साइटेड होके कि ये सिर्फ बूंदे नहीं है, ये हमारे लिए ना 10 सेंट के पीसेस है और 5 सेंट के पीसेस है, ऐसे गिर रहे हैं। विथ अ सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत ही संतोषजनक दृष्टि, बहुत ही संतोषजनक एक जो है एक्सप्रेशन दिया। कैसे? ही रिगार्डेड द फील्ड, अपने खेत को जो है सम्मान दर्शाता है, प्यार दर्शाता है उसके लिए। और ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, जैसे हम पहले बता चुके हैं, जो है ऑलमोस्ट पके हुए फसल जिसके ऊपर फ्लावर्स के डॉट थे, उस खेती को उसने, क्योंकि इस खेती से ही उसको पैसे मिलने वाले हैं, तो लेंचो ने क्या किया, बड़े ही संतोषजनक दृष्टि से देखा और अपने खेत के ऊपर प्यार जताया, सम्मान जताया उसके लिए, क्योंकि यही उसकी रोजी रोटी है। तो उसने अपने खेत को सम्मान दर्शाया। बट सडनली
a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. सब कुछ सही था। बारिश में जो है बारिश की बूंदों से सजी हुई अपनी खेत को वो देखा, उसको जो है बहुत सेटिस्फाइड हुआ कि जो है अभी ना हमें बहुत पैसे मिलने वाले हैं। 10 सेंट भी देख लिया बड़े बड़े बूंदों में, छोटे छोटे बूंदों में 5 सेंट्स को भी महसूस कर लिया। ऐसा उनको लगा कि अगले दिन का जो है प्रॉमिस है, ये सब हमें मिलने वाले हैं। लेकिन सब कुछ सही चल रहा था, उसके अंदर क्या गड़बड़ हुई? सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो। अभी जो हल्की हवा थी वो नहीं है, अभी एक तेज हवा चलना शुरू हो गया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाली विंड। एक तेज हवा चली, एंड along with the rain, very large hailstones began to fall. अब हवा तो जोर से चलना शुरू हुआ, उसके साथ साथ जो है बड़े बड़े शीला बर्फ के टुकड़े जो है उसके साथ साथ गिरना शुरू हुआ। हेलस्टोन्स गिरना शुरू हो गए, भारी बरसात, उसके साथ जो है बड़े बड़े हेलस्टोन्स गिरना शुरू, साथ में बहुत तेजी से तूफानी हवा स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ? These truly did resemble new silver coins. अभी तक वो 5 सेंट और 10 सेंट का बोल रहे थे, अभी जो हेलस्टोन्स बड़े बड़े गिरने लगे हैं, अभी वो सच में खेत के ऊपर ना सिल्वर कॉइन की तरह ही दिख रहे हैं। वो हेलस्टोन्स जो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े जैसे हेलस्टोन्स जो है वो अभी सिल्वर कॉइन के जैसे ही दिख रहे हैं। The boys exposing themselves to the rain. अब बच्चों को क्या पता है हेलस्टोन क्या कर रहा है या क्या कर सकता है? जो एक्सपीरियंस्ड आंखें हैं सिर्फ वही बता सकता है कि क्या होगा और क्या नहीं हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, वो लेंचो को है एक्सपीरियंस। घर के बच्चे क्या किए, जब हेलस्टोन्स गिरना स्टार्ट हुए वो भाग के निकल गए, एक्साइटमेंट में भाग के निकल गए बाहर, खेत में गए और क्या किया? एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, बारिश में वो निकल पड़े। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और वो भाग के वो फ्रोजन पर्ल्स, जैसे क्यों पर्ल्स बोला जा रहा है कि वो वाइट कलर के हैं, बर्फ के टुकड़े जैसे वाइट वाइट, तो फ्रोजन पर्ल्स बोला जा रहा है, जमे हुए मतलब ठंडे मोती के जैसे जो है उसको बताया गया है। तो फ्रोजन पर्ल्स उठाने के लिए, हेलस्टोन्स को उठाने के लिए बच्चे भाग के खेत में चले गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब जो है एक्सपीरियंस फार्मर लेंचो अभी इसके अंदर जो है क्या देख पा रहा है? इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अभी ये तो बहुत खराब होता जा रहा है। exclaimed the man. Who's the man? The man is here, that poor farmer Lencho, who is experienced enough. बहुत उसको ज्ञान है, बहुत उसको जो है एक्सपीरियंस है, वो इसमें जो है अभी इस बरसात और इस हेलस्टोन के अंदर क्या खराबी है वो देख पा रहा है। वो अभी से बोलने लगा है कि अब तो ये खराब होता जा रहा है। I hope it passes quickly. आशा करता हूं कि ये जल्दी से निकल जाए, ये थम जाए। अभी ये जो तेजी से हवा चलना और ये हेलस्टोन है, ये अगर जल्दी जल्दी बंद ना हो जाए, जल्दी खत्म ना हो, तो क्या हो सकता है? बहुत गलत हो सकता है, फसल रुइन हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने जो है ये सोचा बस जल्दी से जो है ये भयानक जो विंड चल रही है, हवा से चल रही है और जो हेलस्टोन्स गिरना शुरू हुए, बस ये बंद हो जाए बस। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ है। तो लेंचो के चाहने के बावजूद भी ये हेलस्टोन और ये स्टॉर्म जो है जल्दी पास नहीं होता है। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, and the cornfield, on the whole valley. 1 घंटे भर से जो है ये हेलस्टोन, ये बरसात
चलती रही उस घर के ऊपर, उस वैली, उस वादी के ऊपर, खेत के ऊपर, बस लगातार हेलस्टोन की बरसात चलती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। पूरी फील्ड वाइट हो चुकी थी, जैसे कि नमक से कवर किया गया हो, पूरी सफेद हुई पड़ी थी। Not a leaf remained on the trees. एक पत्ता भी नहीं रहा पेड़ पौधों के ऊपर। The corn was totally destroyed. फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, ruined हो चुकी थी। The flowers were gone from the plants. पेड़ पौधों से जो है, जो ऑलमोस्ट पके हुए जो फसल के ऊपर जो डॉटेड दिख रहे थे, जो नेक्स्ट के लिए जो प्रॉमिस दिख रहे थे, वो फ्लावर्स अभी दे आर गॉन, वो अब नहीं रहे। सारे फ्लावर्स तो गिर गए, झड़ गए। लेंचो's soul was filled with sadness. जाहिर सी बात है, लेंचो की आत्मा, लेंचो के दिल के अंदर जो है दुख का तूफान, सैलाब आ गया, दुख से भर गया। When the storm had passed, जब तूफान थम गया फाइनली, he stood in the middle of the field. अपनी खेती के बीचों बीच खड़े होकर क्या कहा उसने? Said to his sons, अपने बच्चों से कहा, a plague of locusts. लोकस्ट कौन है? कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो झुंड में फसल खराब करने के लिए आते हैं, सीजन वाइज आते हैं। वो साल के एक टाइम के अंदर वो ऐसे झुंड में आते हैं और फसल खराब करते हैं। तो प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अगर इससे मतलब अगर कोई लोकस्ट का झुंड भी आता, वो कीड़े का झुंड भी आता, तो भी जो फसल खराब करती, उससे भी बदतर तरीके से इस हेलस्टॉर्म ने जो है फसल खराब की है। कुछ नहीं छोड़ा। वो फिर भी कुछ छोड़ते, लेकिन इसने तो कुछ नहीं छोड़ा, सारे फसल खराब कर दिए। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। इस तूफान, इस बारिश ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। सारे फसल तो खराब हो गए, तो इस साल हमारे पास कोई फसल नहीं होगी। That night was a sorrowful one. वो रात सच में बहुत दुखदायक रात थी। All our work for nothing. सब एक दूसरे से बात कर रहे थे। हमारी मेहनत तो पूरी तरीके से बेकार गई। हम जो इतनी मेहनत किए, उसका रिजल्ट क्या निकला? कुछ नहीं। हमारे हाथ कुछ नहीं आया। There's no one who can help us. अब इस वक्त जो है और कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। We'll all go hungry this year. हम सब ना इस साल भूखे रहेंगे, भूखे मरेंगे। तो जाहिर सी बात है, एक किसान परिवार जिसका इकलौती उम्मीद होती है उसकी खेती बाड़ी, उसका खेत, जहाँ पे अगर जो फसल वो उगाता है वो प्रॉमिसिंग फसल, जो आगे जाके सच में बहुत अच्छी फसल और बहुत अच्छी रिजल्ट देने वाली हो, अगर वो आंखों के सामने ऐसे एक घंटे की बारिश और तूफान में खराब हो जाए, तो उस फैमिली के ऊपर क्या बीत सकती है, उनके मन में क्या चल सकता है, उसी को जो है दर्शाया है लेखक ने। तो सॉरोफुल नाइट, जहाँ एक दूसरे से सब बातें कर रहे थे कि हमारे पास अभी कुछ नहीं रहेगा, कोई हमारी मदद के लिए नहीं है इस वक्त, और हमें ना भूखा मरना पड़ेगा शायद। तो ऐसे गुजर रही थी वो रात। आगे क्या होता है? क्या वो सच में भूखे मरे या लेंचो ने कोई बंदोबस्त किया? जानेंगे हम आगे। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तो सॉरोफुल नाइट बीती। आगे क्या हुआ? सब ने यही सोचा कि कोई अभी मदद करने वाला तो है नहीं, भूखे मरना है शायद।
ऐसा सब ने एक दूसरे से कहा, फैमिली वाले ने। फिर एक ही चीज मन में थी, गरीब के मन में, गरीब फार्मर फैमिली के सदस्यों के मन में एक चीज और राज करती रही। किसने राज किया? वो है विश्वास, वो है आस्था। अभी इसी को हम जानेंगे कैसे जो है दर्शाया गया है इस आस्था को। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. अब उन्होंने तो सोच लिया, एक दूसरे से बात भी कर रहे थे कि कोई तो इस वक्त मदद करने वाला नहीं है, शायद इस साल हम भूखे मरने वाले हैं। लेकिन सबके मन में फिलहाल इतने फसल रुइन होने के बावजूद एक दूसरे से बात कर रहे थे कि प्रैक्टिकली सोचा जाए तो कोई नहीं है, हम शायद भूखे मरेंगे, अब तो एक ही उम्मीद बची है। सबके मन में एक ही आस्था, सबके मन में एक ही आशा की किरण है। वो कौन है? एक ही जो है मदद हमें मिल सकती है, वो है फ्रॉम गॉड, ईश्वर, ऑलमाइटी से जो है हमें अब मदद मिल सकती है। ऐसा सबके मन में उस सॉलिटरी हाउस, जो उस वैली के अंदर इकलौते घर के अंदर जो है जितने जो वहाँ पे घर के लोग मौजूद थे, जितने उनके जो पर्सन थे, सबके मन में एक ही आस्था, एक ही विश्वास उस वक्त विराज कर रहा था। वो यही थी कि शायद भगवान से ही एकमात्र हेल्प मिल सकता है। एक ही होप, एक ही आशा, एक ही उम्मीद की किरण। तो क्या ऐसा होता है? क्या उनको ऐसी उनकी उम्मीद क्या कहीं ना कहीं जाके सच हो सकती है? होती है क्या यह सब कुछ? हो पाता है ऐसा कुछ? देखेंगे। तो क्या हुआ? किसी ने क्या कहा? डोंट बी सो अपसेट, इतना उदास मत होइए। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हम जानते हैं ये जो है टोटल लॉस है, समूचा जो है खराब हो चुका है, पूरा हर तरीके से जो है रुइंड हो चुका है, फसल कुछ नहीं बचा, बहुत बड़ी वाली लॉस है ये, इसके अंदर कुछ नहीं बचा है। तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कोई उम्मीद तो बचती नहीं है। लेकिन क्या कहा गया है? डोंट बी सो अपसेट। अब तो हम रो लिए, अब तो हम उदास हो लिए, लेकिन फिर भी कहा गया है ठीक है और उदास मत होइए, जानते हैं हम कि हमारे पास कुछ नहीं बचा है, इट्स अ टोटल लॉस, समूचा नुकसान हो चुका है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो याद रखना, कोई भूखा नहीं मरता। तो ये ना एक सोच, एक विश्वास है। जो लोग ईश्वर के ऊपर बहुत विश्वास रखते हैं उनका यही मतलब, सिर्फ इस फैमिली का नहीं, इस फैमिली के जरिए, इस फैमिली के बर्ताव के जरिए ये भी बताया गया कि हम, ये कहावत है, कोई भूखा नहीं मरता। ऐसा कहा जाता है जिस क्रिएटर ने हम सबको तैयार किया है, हम सबको बनाया है, जिन्होंने, उन्होंने जो है सबके रोजी रोटी का, सबके भूख मिटाने का इंतजाम भी उन्होंने ही कर रखा है। तो ये जो कहा गया है ये एक कहावत है कि कोई भूखा नहीं मरता। तो जिनके अंदर ये आस्था होती है वही लोग इस बिलीफ को बिलीव करते हैं, इस विश्वास के ऊपर विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं कि कोई भूखा नहीं मरता, क्योंकि सबसे ऊपर जो बैठा हुआ है वो है ईश्वर, और वो कभी किसी को अपने जिनको वो क्रिएट कर चुके हैं उनमें से किसी को भी वो भूखा मरने नहीं देते हैं। तो उस बिलीफ को ही यहाँ पे दर्शाया गया है। रिमेंबर, याद रखना, कोई भूखा नहीं मरता है। तो इतने अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ को दर्शाया गया है, वो है ईश्वर के प्रति आस्था। That's why they say
इसीलिए तो कहते हैं नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसीलिए कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि ये एक कहावत है कि ऑलमाइटी जिन्होंने सबको तैयार किया है, सबको रचा है, उस विधाता ने, वो विधाता कभी किसी को भूखे मरने नहीं देता है। तो उसी बिलीफ को, दैट्स वाई, इसीलिए वो लोग कहते हैं, वो लोग क्या महान लोग, कि इनके ऊपर, ये तो बहुत गरीब लोग हैं, जहाँ से जितना सुना है इन्होंने, जितनी बातें इन्होंने सुनी है, जहाँ उनका विश्वास तैयार हुआ है, सिर्फ उसी विश्वास के ऊपर इनको जो है रख के चलना है, आस्था रख के चलना है, उसी पे जो है अपनी उम्मीद टिका के चलना है। तो इसीलिए बोल रहे हैं, इसीलिए तो कहते हैं कि कोई भूखा नहीं मरता, क्योंकि उनके अंदर वो बिलीफ है कि ऑलमाइटी यानी विधाता जिन्होंने सबको बनाया, वो किसी को भूखा मरने नहीं देते हैं। ऑल थ्रू द नाइट, पूरे रात भर, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। तो अब लेंचो के पास कुछ नहीं बचा है, फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है। रात भर ये लोग दुख से जो है बिलाप करते रहे कि जो है हाँ ठीक है, फसल खराब हो गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा, शायद इस साल हम भूखे मरेंगे, सब कुछ हो गया। लेकिन आगे जाके उनको क्या ये हुआ, महसूस हुआ कि वो बिलीफ, एक ही उम्मीद है, सिर्फ वो विधाता ईश्वर जिन्होंने सबको रचा है, वो हमारे लिए भी कुछ सोचे हैं। तो इस विपत्ति से अभी जो है वही निकाल सकते हैं। तो ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात भर लेंचो ने सिर्फ अपने उस उम्मीद के बारे में सोचा। वो उम्मीद कौन है? वो है ऑलमाइटी, विधाता, ईश्वर, या लेंचो के स्ट्रॉन्ग बिलीव, जो उसका फार्म बिलीव है, उसका जो विश्वास है, उसकी जो आस्था है, वो है ईश्वर के प्रति आस्था। उसी आस्था पे टिके हुए, उसी आस्था पे एकमात्र उम्मीद लगाते हुए लेंचो पूरी रात गुजारता है। पूरी रात भर उसी उम्मीद के बारे में वो सोचता है। द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से सहायता, ईश्वर उनकी सहायता करेंगे, ये विश्वास उनको है, उनको था। किसको? लेंचो को। Whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. तो जो लोग ईश्वर पे आस्था रखते हैं, वो लोग यही जानते हैं, या लेंचो ऐसा सुन चुके हैं, ऐसा वो विश्वास रखते हैं कि भगवान की आंखों से तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। जो किसी के अवचेतन मन के अंदर चलते हुए प्रॉब्लम्स को, बातों को जान लेते हैं, तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो लेंचो फेस कर रहे हैं, उनका जो है उसको भी वो जानेंगे, समझेंगे और ज़रूर जो है उसका उपाय निकालेंगे, ऐसा लेंचो को लगता है। तो क्या सच में भगवान ने ऐसा कुछ देखा या उनकी मदद की? देखते हैं लेंचो को आखिर में मदद मिल पाती है या नहीं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। यूजुअली लेंचो जो है एक मतलब बहुत मेहनती, जैसे हम बोल सकते हैं एक सांड की तरह बहुत मेहनत करने वाले एक इंसान है। बहुत जैसे उसके ज़िंदगी में सिर्फ मेहनत ही मेहनत है। वो एक ऑक्स की तरह मेहनत कर सकता है, दिन भर बहुत मेहनत कर सकता है, ऐसे वाले एक फार्मर, एक इंसान। लेकिन उसको थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी आती थी, थोड़ी बहुत, बहुत कम, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई वो जानता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। वो एक पशु की तरह खेत में काम तो कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं था बिल्कुल अनपढ़ था। वो थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना जानता था, वो जानता था कैसे लिखना होता है। द फॉलोइंग संडे, तो उसने क्या किया, उसके ज्ञान को वो कैसे अप्लाई किया? द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, जब दिन का खात्मा होता है, ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन। तो एक लेटर लिखता है और खुद जो है अपने साथ लेकर जो है शहर तक जाता है। एंड
प्लेस इन द मेल, वो इसको मेल बॉक्स में डाल देता है। इट वॉज नथिंग, तो जो उसने डाला वो क्या था, तो इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, तो कुछ और नहीं था, ये था भगवान को लिखी हुई लेंचो की चिट्ठी। तो भगवान का तो कोई एड्रेस तो हमें पता नहीं है, क्या लेंचो को मालूम था भगवान जी के कोई एड्रेस होता है? अगर नहीं होता है किसी के पास, तो लेंचो ने किस एड्रेस पे जो है भगवान जी को चिट्ठी लिख डाली। लेंचो को तो बहुत कुछ नहीं आता था, थोड़ी बहुत लिखाई पढ़ाई उसको आती थी, उसी से जो है उसने लिखा। अच्छा, एक और बात है, क्या भगवान जी को लिखी हुई चिट्ठी भगवान जी के पास पहुंचता भी है? लेंचो ने कौन सा एड्रेस दिया होगा अपनी चिट्ठी पे? देखें, हम जरूर देखते हैं। तो लेंचो ने चिट्ठी लिखी, जितना वो लिखाई पढ़ाई जानता था उसके अंदर वो चिट्ठी लिख डाला, और उसी चिट्ठी को हाथ में लेकर वो टाउन तक गया, शहर तक गया, और वहाँ पे जो है मेल बॉक्स में ड्रॉप किया। अभी ये देखना है उसने जो मेल बॉक्स में ड्रॉप किया उसके अंदर वो एड्रेस क्या लिखा, क्योंकि बिना एड्रेस के तो चिट्ठी पहुँचने वाली है नहीं। और अगर वो एड्रेस दिया भी है तो क्या उसके अंदर उसको एड्रेस मालूम है कि जो है भगवान जी का एड्रेस क्या होता है? अगर एड्रेस मालूम नहीं है तो किस एड्रेस पे लिखा होगा? और अगर मालूम है तो क्या भगवान जी के पास वो लेटर पहुंचता है? वही है आगे की कहानी, तो हम जानेंगे इसके बारे में। चिट्ठी में उसने लिखा गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान जी इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे, मदद अगर नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मेरी परिवार और मैं, हम सब ना भूखे मर जाएंगे इस साल। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to leave। तो भगवान जी को उसने चिट्ठी लिखी, और इस चिट्ठी के जरिए जो हमारे लेखक है उन्होंने भी उसके बिलीफ को नहीं, सिर्फ नहीं, उसके अंदर जो सरलता उसके अंदर बसी हुई थी उसको भी दर्शाया। कैसे? उसने भगवान जी को सीधी तरीके से चिट्ठी लिख डाली कि जो भगवान जी सारे फसल ना खराब हो गए, अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली ना ऐसे भूखे मरने वाले हैं, और मेरे को ना 100 pesos चाहिए। वो उससे भी ज़्यादा बोल सकता था, उससे कम भी बोल सकता था, लेकिन उसको पता है, उसने हिसाब लगा के देखा, उसको 100 pesos ही चाहिए। तो अमाउंट जो है उसने फिक्स्ड रखा, उसको 100 pesos चाहिए। तो ये उसकी जो सरलता है उसको दर्शाती है कि 100 pesos उसने कहा, हिसाब लगा के देखा, 100 pesos में ना वो फसल भी उगा डाले, मतलब फिर से सो कर पाएगा, फिर से फसल बोएगा, उससे जो है फसल उगेगी, और वो अपना जो है उस साल का फिर से खर्चा उठाने के काबिल हो जाएगा। तो इसके अंदर उसकी सरलता को भी दर्शाया गया है। तो उसने 100 pesos मांगे हैं, किससे? भगवान जी से। उसने क्या कहा? इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स। अब 100 pesos क्यों चाहिए? फिर से बीज खरीदना है, फिर से उसको बोना है, और तब तक वेट करना है जब तक फसल ना उगे, तो तब तक उसके खर्चे भी चलाने हैं फैमिली के। तो सब मिला के उसको 100 pesos ही चाहिए, बिकॉज ऑफ द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म की वजह से जो सब चीज़ खराब हो गए थे। तो अभी उसको 100 pesos होने पे वो अपना सारा खर्चा जो है उठा पाएगा, तब तक जब तक जो है नए तरीके से जो है फसल ना उगे और उसको बेच के वो अपने पूरा खर्चा उठा ना पाए। उसके लिए ठीक उसको 100 pesos ही चाहिए, और उसने 100 pesos ही लेटर में जो है डिक्लेयर, मतलब उसकी उल्लेख किया कि मुझे 100 pesos ही चाहिए। तो ऐसे उसने जो है डिमांड किया भगवान जी से अपने लेटर में। तो भगवान जी क्या करते हैं, या भगवान जी के पास उसकी ये पुकार पहुंच भी पाती है या नहीं? क्या हुआ उसके लेटर के साथ? तो he wrote to God on the envelope, put the letter inside
एंड स्टिल ट्रबल्ड। तो उसने 100 पेसोज मांगा। पेसोज क्या है? लैटिन अमेरिकन करेंसी है पेसोज। तो उसने 100 पेसो हिसाब करके मांगा और उसके बाद क्या किया, उसने भगवान जी से लिखा, उसने लिखा टू गॉड। अब हम जो बात कर रहे थे कि उसको क्या एड्रेस मालूम है, क्योंकि बिना एड्रेस के तो चिट्ठी पहुंचेगी नहीं। उसने जो चिट्ठी लिखी उसके अंदर एड्रेस क्या दिया, उसको एड्रेस मालूम था क्या? तो अब हम देखते हैं उसने क्या लिखा, क्या एड्रेस लिखा। जैसे हम लिखते हैं ना टू द ऑफिसर, टू द डायरेक्टर, उसने लिखा टू गॉड, उसके आगे कुछ और नहीं। तो उसको, उसकी फार्म बिलीफ थी ऐसे टू गॉड लिखने से भगवान जी के पास उसका ये लेटर, उसकी जो ये उसने जो चिट्ठी लिखी, ये चिट्ठी भगवान जी के पास पहुंच जाएगी। तो उसने टू गॉड, एनवेलप के ऊपर टू गॉड लिखकर पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। अब क्या हुआ, टू गॉड लिखने पे और जो है ऐसा करने पे उसके मन में जो है शंका आया। एनवेलप के ऊपर टू गॉड तो लिख डाला, अभी कहाँ पे क्या करें, लेकिन उसके मन में जो चिंता थी कि ना नहीं भगवान जी के पास ना जल्दी जल्दी पहुंच जाए, तो टाउन तक वो खुद गया, मेहनत करके वहाँ तक पहुँचा और जो है पोस्ट ऑफिस में क्या किया, एट द पोस्ट ऑफिस, उसको ना ज्ञान थी क्या कि मैंने चिट्ठी तो लिख डाला, चिट्ठी लिखकर जो है उसको एनवेलप के अंदर भी डाल दिया जैसे नियम होता है। एनवेलप के ऊपर मैंने एड्रेस के हिसाब से टू गॉड, क्योंकि भगवान जी के पास भेजना है, टू गॉड भी लिख डाला। अब क्या करना है, आप जाके ना सीधा भगवान जी के पास ही पहुँचे, बिल्कुल भी लेट ना हो, क्योंकि किसी का कोई भरोसा ही नहीं है, तो बिल्कुल भी लेट ना हो इसके लिए, और कोई भी दिक्कत ना आए इस चिट्ठी को पहुंचाने के अंदर, इसके लिए जो है वो खुद गया पोस्ट ऑफिस। और पोस्ट ऑफिस जाके क्या किया, देखो उसको पूरा ज्ञान है कि उसको जो है पोस्ट ऑफिस जाके ये सब करना है चिट्ठी भेजने के लिए। क्या किया, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब उस एनवेलप के ऊपर, जिसके ऊपर उसने टू गॉड लिख डाला था और कुछ नहीं लिखा, उसको ज्ञान था कि एक जो है स्टैम्प लगाने का होता है, तो उसने एक स्टैम्प जो है उसके ऊपर फिक्स कर डाले और जो है लेटर बॉक्स में डाल दिया। तो अभी उसने ना प्रोटोकॉल फॉलो कर लिया चिट्ठी भेजने का, सब कुछ कि स्टैम्प ड्यूटी, जो स्टैम्प देना पड़ता है, जो टिकट लगानी, डाक टिकट लगाना पड़ता है, वो सब कुछ उसने किया। तो फाइनली क्या हुआ, उसकी चिट्ठी पहुंची। भगवान जी को ऐसे टू गॉड लिखने से बिना एड्रेस की चिट्ठी क्या पहुंच पाती है भगवान के पास? आखिर भगवान जी का ऐसा कोई ऑफिस भी है जहाँ पे ऐसे डायरेक्ट चिट्ठी पहुंच जाएगी? उसने तो स्टैम्प भी लगाया हुआ है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। अब जैसे पोस्ट ऑफिस में होता है, मेल बॉक्स में चिट्ठी तो डाल दी, अब चिट्ठी कोई कलेक्ट तो करेगा बंदा, तो जो बंदा चिट्ठी कलेक्ट करता था उसने वो सब उठाया, उसके ऊपर जब ऐसे देखा कि किसी एनवेलप के ऊपर ऐसे टू गॉड लिखा हुआ है, वो अपने बॉस के पास लेकर जाता है उस चिट्ठी को, उस एनवेलप को, और जाके वो दिखाता है और बहुत जोर जोर से हंस पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कांड उसने पहले कभी नहीं देखा, ऐसे किसी ने तो गॉड को चिट्ठी लिखा नहीं, तो बहुत जोर जोर से हंस पड़ा। बॉस के पास जाके ये बहुत फनी जो सीन था उसको जाके वो दिखाया कि देखो एक लेटर मेरे को मिला है, एनवेलप मेरे को मिला है, किसी ने कोई डालकर गया है, उसमें जो एड्रेस उसने लिखा कि टू गॉड, भगवान जी के पास उसको लेटर भेजना है, तो उसने लिखा टू गॉड। तो अब जो उसका बॉस है वो देखकर कैसे रिएक्ट करते हैं? सच में हंसी वाली बात है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसे भगवान जी को कौन चिट्ठी लिखता है, और वो चिट्ठी पहुंचेगी कैसे? तो वो हंस पड़ा, बॉस को भी लाके दिखाया। अब उसका बॉस क्या करता है, Never in his career as a postman had he known that address। जो बंदा जाके अपने बॉस को दिखाकर हंस रहा था, वो इसलिए हंस रहा था कि अपने पूरे जिंदगी के पूरे करियर के अंदर उसने ऐसा कभी नहीं देखा, ऐसा एड्रेस कभी नहीं देखा, ना ही कभी देखा है ऐसे कोई किसी को चिट्ठी लिखता है, भगवान जी को ऐसे टू गॉड करके कोई चिट्ठी
लिखता है और भेजता है, ऐसा उसने कभी नहीं देखा। तो उसको बड़ा मतलब आश्चर्य हुआ, बहुत हंसी आई। तो उसने जो है अपने बॉस को ले जाकर वो दिखाया और जो है वो बहुत जोर से हंस पड़ा। तो उसने अभी उसके बॉस ने देखकर क्या रिएक्ट किया, तो द पोस्ट मास्टर, अ फैट अमायबल पर्सन, अमायबल फेलो, पोस्ट मास्टर जो जिस बॉस को वो आदमी जाके दिखा रहा था वो लेटर, वो कैसा इंसान है, एक मोटा सा, मतलब भारी भड़क्कम फिजिक वाले, अमायबल फेलो, अमायबल यानी बहुत फ्रेंडली एंड प्लेजेंट एक फेलो इंसान, ऑल्सो ब्रोक आउट लफिंग, अब वो भी हंस पड़े क्योंकि हंसी वाली बात है, किसी ने ऐसे तो भगवान जी को चिट्ठी लिखा नहीं, ना ही ऐसा एड्रेस कभी किसी ने देखा, तो हंस पड़े वो भी। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली हंस तो पड़े लेकिन तुरंत क्या किया, ही टर्न सीरियस, सीरियस हो गए अचानक, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, जो उनके डेस्क के ऊपर जो चिट्ठी रखी हुई थी उसके ऊपर टैप करके कमेंट किया, कमेंटेड, उन्होंने बताया, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, आई विश आई हैड दैट फेथ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, काश मेरे अंदर इस ऐसे विश्वास, ऐसी आस्था होती जैसा इस इंसान के अंदर है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, भगवान जी के साथ वार्तालाप करने का जो, जिसके लिए जो आस्था की ज़रूरत होती है, इसके रत्ती भर भी मेरे पास होता, ऐसा उस इंसान को लगा। उसने कमेंट किया, उसने बोला, क्या विश्वास है, क्या आस्था है। अब भगवान जी के ऊपर कितनी आस्था होने पर एक व्यक्ति भगवान जी के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस का, वार्तालाप का, कांटेक्ट करने का सोच सकता है, क्या विश्वास है। उस विश्वास, उस आस्था के ऊपर वो पोस्ट मास्टर, वो अमायबल पर्सन बहुत बहुत ही संतुष्ट और खुश हुए। तो उन्होंने सोचा ऐसी आस्था बहुत रेयर है, सबके अंदर होती है, लेकिन इतनी बड़ी वाली, इतने बड़े लेवल पे आस्था बहुत कम लोगों में होता है, इट्स अ रेयर थिंग, ऐसा उनको लगा। तो उन्होंने क्या किया, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ ऑन गॉड, अब उस इंसान ने यही सोचा, किसी भी सूरत में हम अभी इस राइटर का विश्वास नहीं तोड़ सकते, जो राइटर ने भगवान जी को चिट्ठी लिखा उनका विश्वास हम हिला नहीं सकते, इस विश्वास को, उस ट्रस्ट को हम हिला नहीं सकते। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, तो उन्होंने एक आइडिया निकाल लिया, आंसर द लेटर, अब इस चिट्ठी का तो जवाब देना पड़ेगा। ऐसे इससे क्या होगा, इस इंसान की जो आस्था है, जो बिलीव है, जो भगवान जी के साथ शायद कोई बातचीत करना चाह रहे हैं, तो इसका ना जवाब दे देते हैं इस चिट्ठी का, ताकि जो है इस इंसान का जो है भरोसा और विश्वास, जो आस्था है, वो कहीं उसमें कोई फर्क ना पड़े, उसकी ये विश्वास, उसकी आस्था अटूट रहे, इसके लिए जो है इस चिट्ठी का तो हमें जवाब देना चाहिए, ऐसा उनको लगा। तो उन्होंने आइडिया निकाला कि इस चिट्ठी का जवाब वो दे देंगे। बट वेन ही ओपनड इट, मतलब उस लेटर को जब वो खोलते हैं, एनवेलप को जब खोलते हैं, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो जब एनवेलप खोला जाता है तो ये साबित होता है, ये जाहिर होता है कि इसको सिर्फ जवाब नहीं चाहिए, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, अपनी जो सदिच्छा होती है उसके ऊपर भी यहाँ पे कुछ मांगा गया है, सिर्फ जवाब या जवाब किस्म का कुछ मांगा नहीं गया है। ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर।
तो जो सदिच्छा का इच्छा प्रकाश करके जो है कि इंसान के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए, ऐसा सोचकर पोस्टमास्टर ने सोचा कि इंक एंड पेपर का यूज़ होगा और थोड़ा आइडिया का इस्तेमाल करके इस आदमी के जो सवाल है, शायद लेटर में कुछ तो उन्होंने लिखा होगा, भगवान जी से कुछ सवाल जवाब कुछ तो हुआ होगा, तो इसका जवाब ना हम दे देते हैं, इंक और पेपर का ही खर्चा होगा और थोड़ा आइडिया लगा लेंगे, जवाब दे देंगे हम। अपनी सदिच्छा से जो है वो इन्होंने किया था। तो इस गुडविल, इंक और पेपर से भी बढ़कर वहाँ पे कुछ चाहिए था उस इंसान को। उस सच का प्रमाण वो लेटर था। उस इंसान की ज़रूरत कुछ और थी। तो क्या थी वो ज़रूरत? क्या लिखा था उस लेटर के अंदर, हम जानेंगे। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। पोस्टमास्टर ने तो देख लिया कि जो है ये यहाँ पे जो है सिर्फ जवाब नहीं मांगा गया, तो इंक पेपर या गुडविल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम सबको पता है लेंचो ने उस लेटर में 100 पेसोस का डिमांड किया था भगवान जी से। लेकिन पोस्टमास्टर बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने सोचा ठीक है, हम खोल लिए हैं, हम जब एक बारी सोच लिए हैं कि इसके विश्वास को हम हिलने नहीं देंगे, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि इसके विश्वास को, इसके आस्था को कोई हानि नहीं पहुँचे। तो अपने बात पर वो कायम रहने के लिए पोस्टमास्टर ने क्या तरीका निकाले? ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज। तो अपने एम्प्लॉयज से उन्होंने चंदे मांगे, पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। अपने सैलरी के कुछ हिस्से, कुछ पैसे उन्होंने खुद जो है दिए। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेर obliged टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उनके कई सारे फ्रेंड्स से उन्होंने दान के हिसाब से जो है पैसे मांगे। इवन खुद की सैलरी का भी पार्ट दिया और ऐसे चैरिटी उठाते उठाते कुछ पैसों का उन्होंने बंदोबस्त किया, क्योंकि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस। अब पोस्टमास्टर भी कहाँ इतने रिच इंसान थे कि अकेले ही जो है 100 पेसोस का बंदोबस्त कर ले। इट वॉज 100 पेसोस, बहुत छोटा कुछ तो नहीं है अमाउंट फॉर 100 पेसोस। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। पूरा पैसा फिर भी इकट्ठा नहीं हुआ, पूरे पैसे इकट्ठा होना पॉसिबल नहीं था। 100 पेसोस वॉज अ बिग अमाउंट। तो उस वक्त जो है सारा उनका सैलरी का कुछ पार्ट देकर और सबसे चैरिटी बोलकर जो उठाए गए पैसे, उसके अंदर भी वो 100 पेसोस कंप्लीट नहीं हो रहे थे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो आधे से कुछ ज़्यादा उन्होंने इकट्ठा कर लिया था पैसे, तो वही पैसे वो भेज पाए। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature. एक चिट्ठी जो लेंचो के नाम पे, लेंचो को एड्रेस करके किया गया, उसके अंदर पूरी चिट्ठी के अंदर और कुछ नहीं था, सिर्फ एज अ सिग्नेचर गॉड लिखा हुआ था, ताकि लेंचो को लगे भगवान जी ने एनवेलप के अंदर अपनी चिट्ठी और कुछ पैसे जो उन्होंने जुगाड़ किया था ये भगवान जी ने भेजे हैं। तो एज अ साइन नीचे गॉड लिख दिया गया। हम देखते हैं बहुत ही अमायबल पर्सन ये पोस्टमास्टर जी निकले। अब आगे क्या होता है? क्या लेंचो को ये पैसे मिल पाते हैं? और लेंचो कैसे रिएक्ट करेगा इस ऐसे जो पैसे मिलने वाले हैं? वो तो जानता है कि भगवान जी से आए हुए हैं पैसे, तो अगर वो उसके हाथ जाता है तो वो कैसे रिएक्ट करता है? द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। हमें पता है पिछले संडे वो ऐसे करके लेटर देकर चला गया था। इतना विश्वास, इतनी फार्म बिलीफ लेकर वो चल रहा था कि अगले संडे जब आया, नेक्स्ट संडे जब वो आया, वो टाइम से काफ़ी पहले आ जाता है पूछने कि
उसके नाम पे कोई चिट्ठी आई है क्या? इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office. तो एक तरफ से वही पोस्टमैन जो पहले उसके लेटर को उठाकर पोस्टमास्टर को दिखाया था, वही उसको वो लेटर हैंड ओवर करता है, और उधर से पोस्टमास्टर चुपके से छुप कर देखते हैं लेंचो का एक्सप्रेशन। जो काम उन्होंने किया है भगवान जी के नाम पे, जो है एक चिट्ठी का ऐसे गॉड का साइन करके जो पैसे उन्होंने इकट्ठा करके भेजा, ऐसे महान काम के अंदर उस व्यक्ति का एक्सप्रेशन क्या होता है, और इसको देखकर वो संतोष पाना चाहते हैं, अपने मन के अंदर अपने काम को लेकर संतुष्टि देखना चाहते हैं, और उस इंसान के अंदर भी अपने विश्वास को पूरे होते वक्त उसका एक्सप्रेशन या संतुष्टि कैसी होती है वो देखने के लिए छुप के देखने लगे। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, but लेंचो ने क्या किया? लेंचो जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ। वो जो पैसे उसने देखे एनवलप में, उसको देखकर वो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, आश्चर्य नहीं हुआ, जैसे कि वो जानता ही था। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ठीक इतना ही उसको आत्मविश्वास था, या बोल सकते हैं विश्वास। विश्वास किस पे था? भगवान जी पे। उसकी आस्था उसके मन में था, जो कोई टच भी नहीं कर सकता था। तो इतना ही कॉन्फिडेंट था वो, इतनी ही आस्थाशील कि वो जरा सा भी उसको जो है आश्चर्य नहीं हुआ कि उस एनवलप के अंदर पैसे हैं। उल्टा क्या हुआ? बट ही बिकेम एंग्री, थोड़ा सा गुस्से में ही आ गया। क्यों? व्हेन ही काउंटेड द मनी, जो पैसे को उसने गिनना शुरू किया, थोड़ा सा गुस्से में आया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक। फिर से फार्म बिलीफ को हम देखेंगे। गॉड कुड नेवर हैव मिस्टेक। भगवान जी जो सबके रचयिता हैं, जो सबके हर चीज का हिसाब रखते हैं, इवन कंसाइंस मतलब मन के अंदर भी, आपके अवचेतन मन के अंदर भी क्या चल रहा होगा, जो सब कुछ जान लेते हैं, उनसे ये गलती कभी नहीं हो सकती कि वो कम पैसे भेजे। फार्म बिलीफ किसका? लेंचो का। किनके प्रति? भगवान जी के प्रति। तो क्या कहा, क्या सोचा उसने? एंग्री हो गया पैसे कम देखकर, और गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। इतने विश्वास से भरा हुआ उसका अंतर, उसका मन, कि वो ये उसकी स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि किसी भी सूरत में वो बिलीव करता था, उसकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ यही थी कि भगवान जी से ऐसी गलती कतई नहीं हो सकती, कोई मिस्टेक नहीं हो सकता कि वो पैसे कम काउंट करके दे दे या कम पैसे भेजे। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। और लेंचो ने इतनी जो है रिक्वेस्ट जो किया जिन पैसों का, वो उसको कतई डिनाइड नहीं कर सकते, कतई मना नहीं कर सकते वो पैसे देने के लिए। इमीडिएटली क्या करता है वो? अब ये सब देख लिया, उसको थोड़ी नाराजगी भी हुई, गुस्से में भी आया। अब क्या किया? इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। तुरंत जो है ऑफिस के, पोस्ट ऑफिस के जो है विंडो के पास जाता है और पेपर और पेन मांगता है, इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पे पब्लिक अपनी लेटर लिखते हैं, तो उस टेबल पे जाके ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। क्या लिखना शुरू किया? विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ, अपने आईब्राउज को और श्रिंक करके,
उसमें जो है काफ़ी सारे जो है फोल्ड आए हैं, क्योंकि वो बहुत मतलब उसको बुरा लगा। उसके मतलब वो जानता है कि उसके विश्वास के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता, इसमें गड़बड़ हुई है। इस गुस्से में उसके जो है रिंकल्स आ गए आईब्रोज के बीच में, caused by the effort he had to make to express his ideas। जो उसके मन में चल रहा था उसके एक्सप्रेशन ऐसे आ रहे हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भगवान जी से कोई मिस्टेक हुआ है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। जो गड़बड़ उसके मन में वो जो सोच रहा है उसके एक्सप्रेशन ऐसे, उस एफर्ट जो है भगवान जी को अभी लिखेंगे, उस एफर्ट का जो है नज़ारा आता है उसके फेस पे। बीच में आईब्रोज के बीच में रिंकल्स आ जाते हैं, परेशानी, दर्द, मतलब उसके अंदर उसके फेस में दिख जाता है। When he finished, जब वो लेटर फिनिश करता है, he went to the window to buy a stamp। जब वो लेटर फिनिश कर लेता है वो फिर से विंडो के पास जाता है एंड वो टिकट खरीदता है, स्टैम्प, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist। तो टिकट लेता है, अपने टंग से लिक करता है और क्या करता है, टिकट विंडो के पास जाता है, टिकट लेता है और टंग से लिक करके मतलब थूक लगा के उसको वो एनवेलप के ऊपर चिपका देता है। ऐसे अपने अंगूठे से जोर से लगा के चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस वक्त, जिस पल वो चिट्ठी जो है मेल बॉक्स में जाता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, वो तो डालकर चिट्ठी चला जाता है। पोस्ट मास्टर भाग के जाते हैं कि आखिर इसका जो है रिजल्ट क्या निकला। उन्होंने तो एक बहुत बड़े ह्यूमन बीइंग, अच्छे ह्यूमन बीइंग का काम किया, बहुत ह्यूमैनिटी वाली काम किए, तो रिजल्ट क्या आया, उसके आखिर लेंचो ने क्या लिखा और वो इतने नाराज क्यों दिख रहा था। दूर से देखने के लिए तुरंत भाग के गए पोस्ट मास्टर, उसको ओपन किया चिट्ठी को। इट सेड, इस पे कहा गया है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me। भगवान जी, जितने पैसे मैंने मांगे थे ना उसके अंदर से सिर्फ 70 pesos, 100 मांगे थे उसमें से 70 pesos मेरे पास आए हैं, मेरे पास आकर पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के जो पेसोस बाकी है, बाकी जो पैसे बचे हैं वो बाकी के पैसे भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत सख्त ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, बट ऐसे ना चिट्ठी के ज़रिए मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। और ये पोस्ट ऑफिस के, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के ना अंदर बदमाश भरे पड़े हुए हैं, गुंडे बदमाश भरे पड़े हुए हैं, तो उसको लगता है वहाँ से उसके आधे पैसे ना चोरी हो गए। तो उसने भगवान जी से लिखा, भगवान जी को लिखा कि मेल के ज़रिए, चिट्ठी के ज़रिए मत भेजो, मेरे ख्याल से ना इस पोस्ट ऑफिस में गुंडे बदमाश भरे पड़े हुए हैं, तो ये लोग शायद ले रहे हैं, ये आप ऐसे मत भेजो। बाद में लिखा लेंचो कि आपने साइन किया, लेंचो ने ये चिट्ठी भगवान जी को भेजा है। कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। लेंचो विश्वास रखता था 100 pesos उसने मांगे हैं, तो भगवान जी से ऐसी गलती नहीं हो सकती कि भगवान जी वो नहीं भेजेंगे। और गलत काउंट करके तो बिल्कुल नहीं भेज सकते, क्योंकि जो दुनिया चलाते हैं वो काउंटिंग में गलत हो ही नहीं सकते। तो ये ज़रूर पोस्ट ऑफिस के अंदर कुछ बदमाशों का जो है ये किया धड़ा है कि उसके पैसे कम हो गए, तो भगवान जी से रिक्वेस्ट किया बाकी के पैसे भगवान जी भेज दीजिए, मेरे पास तो सिर्फ 70 pesos ही आए हैं, तो बाकी के जो है ना वो भेज दीजिए, क्योंकि उसकी मुझे सख्त ज़रूरत है। और अगली बार ना जब भेजना तब जो है मेल के ज़रिए मत भेजिए, क्योंकि यहाँ पे बदमाश भरे पड़े हुए हैं पोस्ट ऑफिस में, फिर से ले लेंगे। ऐसा रिक्वेस्ट करके लेंचो ने अपनी चिट्ठी को समाप्त करके मेल बॉक्स में डाल दिया। यहीं पे कहानी राइटर ने समाप्त कर दी है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिली, क्या लगा आपको कहानी सुनकर, क्या लेसन मिल पाया हम लोगों को? आप जब ये पढ़ रहे हैं हम सब ये सोच सकते हैं कि जो है
एक पोस्ट मास्टर ने बहुत ह्यूमैनिटी वाला काम किया, अच्छा काम किया, लेकिन उसको जाने अनजाने गाली पड़ी, क्रूक्स बोला गया। वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो चैरिटी करके उसको पैसे दे रहे थे, उसके बदले में इनको क्रूक्स कहा गया, चाहे अनजाने में ही सही। तो कोई ऐसा बोल सकता है कि भलाई का ज़माना नहीं रहा, लेकिन इसके अंदर एक बात है, वो यही है कि लेंचो बहुत सरल इंसान था। वो विश्वास रखता था कि ये पैसे भगवान जी के पास से ही आए हैं, और जो भगवान जी है वो तो ऑलमाइटी है, वो पूरी दुनिया चलाते हैं, ये जहाँ चलाते हैं, तो उनसे कभी भी गिनती में तो कमी हो ही नहीं सकती है, गलती हो ही नहीं सकती है। या तो ये हो सकता है कि 100 पेसोस से में से कुछ चोरी हो गए हो, क्योंकि भगवान जी से ऐसी गलती हो ही नहीं सकती है। तो उसकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ यही थी कि भगवान जी ने ही भेजे हैं। उसकी स्ट्रॉन्ग बिलीफ यही थी कि उसने जो चिट्ठी लिखी वो भगवान जी के पास पहुंच गए। जो रिक्वेस्ट उसने 100 पेसोस के किए थे वो कतई भगवान जी डिनाई नहीं करेंगे, कभी मना नहीं करेंगे, क्योंकि लेंचो उनका प्रिय भक्त है। लेंचो के दुख को वो बहुत अच्छे से जानेंगे, क्योंकि वो तो लोगों के अंतर मन के जो अंदर चलता है वो जान लेते हैं। तो ये तो लेंचो ने खुद जो है बताया है, तो कतई ये गलती नहीं हो सकती। तो भगवान जी ने तो पूरे पैसे ही भेजे होंगे, लेकिन बदमाश बड़े पड़े हुए हैं, क्या पता। तो उसने फिर से चिट्ठी लिख डाली, इसलिए कि बाकी के पैसे भेज दीजिए, और यहाँ पे ना बदमाश बड़े पड़े हुए हैं, चिट्ठी के जरिए मत भेजिए। तो यहाँ पे लेंचो गलत नहीं है। लेंचो एक सरल इंसान है जिसके अंदर इतना विश्वास भरा पड़ा हुआ है कि वो बाकी और किसी प्रैक्टिकल चीज़ में, किसी वास्तविक चीज़ को वो देखने के लिए उसकी आंखें खुली हुई नहीं है। अब आते हैं पोस्ट मास्टर की तरफ। अगर लेंचो की बिलीफ सच में कुछ काम नहीं करता है तो एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी क्यों होती? हम ऐसा मान के चल सकते हैं कि ये एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी या इतने अच्छे इंसान उस वक्त वहाँ पे मौजूद कैसे हुआ? अगर भगवान की इच्छा नहीं होती, अगर बिलीफ की बात किया जाए तो भगवान की इच्छा नहीं होती तो ये जरिया ही क्यों अपनाते? तो अगर ऐसे माना जाए, अगर बिलीफ को सामने रखा जाए, तो क्या वो पोस्ट मास्टर किसी जरिया बन के काम किए? क्योंकि भगवान जी अगर है तो वो तो खुद से नहीं कुछ कर पाते हैं, तो जरिया तो उनको चाहिए। तो एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी यहाँ पे दिखाया गया, और अगर वास्तविक रूप में भी दिखाया जाता है तो कहीं ना कहीं ऐसे भयानक माहौल में, इतने स्वार्थ भरी दुनिया में अभी भी एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी बची हुई है। वो इसीलिए क्योंकि कुछ लोगों के अंदर भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति जो आस्था है, उस आस्था के मतलब वजूद की वजह से ही लोगों के अंदर एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी बची हुई है। और ये एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी तभी काम करती है जब किसी के आस्था को टूटने ना देने की सोच किसी के अंदर है, तभी तो वो ह्यूमन बीइंग है। उसके विश्वास के ऊपर विश्वास को बनाए रखने के लिए ये एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी पोस्ट मास्टर ने किया था। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी जो अभी भी कायम है, और दुनिया में अगर एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं रहती तो हमारे बिलीव्स भी किसी काम नहीं आते। हमारे विश्वास इसीलिए अटूट रह पाते हैं कि ये एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी के ज़रिए से हमारे पास मदद पहुंचती है। ये दो चीज़ें हमें मिली, एक लेंचो का अटूट विश्वास जो किसी चीज़ के अंदर टकरा के ख़त्म नहीं हो सकती, अटूट विश्वास जिसको वो कुछ और सोचने की जगह पे ही नहीं था, और एक एक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। ये दो चीज़ें इस कहानी के अंदर हमें लेसन मिलता है। और कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और हाँ, इसमें से जो भी क्वेश्चनेयर है वो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। और हाँ, आपको अगर लगता है कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके पूछिए।
हालांकि हमें यही लगता है जो कीवर्ड्स है उसमें से क्वेश्चन आंसर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे और एमसीक्यू भी बहुत आसानी से मिल जाएंगे। और आगे हम ऐसे ही फन के साथ लर्न करेंगे। और आगे हमारी ये प्रयास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इसी के साथ हम इजाज़त लेंगे और बने रहिए डिडैक्टिक्स लर्नशाला के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट फन एंड learn with Didactics Learnशाला। Thank you so much.